हेलो एवरीवन। बहुत साल पुरानी बात है। मेरा एक कुलीग था। हम दोनों अक्सर इकट्ठे टूर पर जाते थे। हर टूर में घंटों साथ ट्रेवल करने, होटल रूम शेयर करने की वजह से हमें बहुत टाइम मिलता था आपस में बातचीत का। दीन दुनिया, कॉरपोरेट वर्ल्ड, पर्सनल लाइव्स, पॉलिटिकल, सोशल, फाइनेंशियल विषयों पर एक दूसरे से व्यूज शेयर करने का। कितना अच्छा वक्त कट जाता है जब किसी ऐसे व्यक्ति की संगत में आप होते हैं जिसकी सोच आपको एनरिच करे और जिससे आप अपने मन की बात कर सकें। वरना आजकल लाइफ तो ऐसा लगता है कि बिग बॉस के एपिसोड्स बनकर रह गई है। ऐसे ही एक टूर के दौरान एक शाम को होटल में उस कुलीग से हुई एक डिस्कशन आज मुझे याद आई तो सोचा आपसे शेयर करूं। हम दोनों जहां भी टूर पर जाते थे, शाम को उस शहर की मेन मेन जगहों पर अक्सर जाते थे। ऐसे ही एक दिन हम हिमाचल में पौंटा साहिब में थे। शाम को काम के बाद होटल में चेक इन करने के बाद हम दोनों की इच्छा हुई कि वहाँ के ऐतिहासिक गुरुद्वारे में माथा टेक कर आएं, वहाँ कुछ समय बिताएं। होटल रूम में मुंह हाथ धोकर, शूज वहीं छोड़, इवनिंग ड्रेस में, चप्पल सैंडल्स में हम गुरुद्वारा पहुंच गए। हम हिमाचल टूरिज्म के होटल में ठहरे थे, गुरुद्वारे के बहुत करीब ही। हमने माथा टेका, गरम गरम कड़ा प्रसाद लिया, खाया और हॉल के एक कोने में एक शानदार कालीन पर बैठ गए, आती जाती बाकी संगत के बीच। बाहरी दुनिया और मौसम की गर्मी के उलट गुरुद्वारे के भीतर ईश्वर, गुरु और कीर्तन की छांव में बहुत ठंडक थी, शारीरिक भी, मानसिक, रूहानी भी। ऐसा लगा जैसे बहुत समय बाद किसी बिना प्रेशर की जगह पर बैठे थे हम। इनफैक्ट ऐसा लगा कि बहुत समय बाद हम नहीं थे, इनविजिबल थे। हमारे माइंड एब्सेंट थे, सिर्फ हमारे शरीर प्रेजेंट थे। हमारी चिंताएं, एंजाइटीज, एजेंडे साथ नहीं थे। वी वर प्लेजेंटली ब्लैंक। बहुत समय बाद लगा जैसे हमारी रफ्तार थम गई हो, लाइफ न्यूट्रल गियर में आ गई हो, हमारे दिमाग की गर्म क्लच प्लेट्स को आराम मिला हो। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, पर हम शायद 1 घंटे तक वहीं बैठे रहे। कभी आसमान जितनी ऊंची गुरुद्वारे की छत को देखते, कभी दूधिया रोशनी में चमकते शैंडलियर्स को देखते, कभी वक्त के घूमते पहियों की तरह खामोशी से चलते सीलिंग फैंस पर नजरें गड़ाए, कभी थके इंसानों को बाहरी दुनिया से भीतर आकर उस रूहानी एटमॉस्फेयर में पनाह पाते देखते हमारी तरह। कीर्तन के संगीत की लय ने धीरे धीरे मन को शांत कर दिया। और फिर जैसे जैसे गुरबाणी के शब्दों पर ध्यान जाना शुरू हुआ, लाइफ की नादानियों की गांठें ढीली पड़ने लगी। जैसे भट्टी से निकला लोहा धीरे धीरे ठंडा होकर स्ट्रेस फ्री बनता है, वैसे ही करीब 1 डेढ़ घंटे में हमारी इंटरनल स्ट्रेसेस भी ना जाने कहाँ गायब हो गई। मन और आत्मा के रिपेयर और रिचार्ज होते ही हम उठे, कृतज्ञता और प्यार से समर्पण का माथा फिर टेका और नई स्फूर्ति से बाहर आ गए। वहां से हम लंगर खाने लंगर हॉल में चले गए। काले माश की दाल, चपाती और अचार का लंगर ऐसे लगा जैसे ईश्वर ने खुद अपने हाथों से बनाया, परोसा और हमारे मुंह में निवाले बनाकर डाला हो। कीर्तन की रूह की तृप्ति के बाद लंगर ऐसा था जैसे देह की पांचों इंद्रियों का पेट भी भर गया हो। फिर हम उठे, जूठे बर्तन इंतजार में खड़े सेवादारों को पकड़ाया, बाहर निकले, हाथ धोए और गुरुद्वारा कॉम्प्लेक्स में ही ढलती शाम की ठंडक में एक बेंच पर बैठ गए। फिर न जाने अचानक क्या हुआ, मेरा वो दोस्त कुलीग एकदम से उठा और दोबारा लंगर हॉल की तरफ चला गया। मुझे समझ नहीं आया क्यों। मुझे लगा कि शायद पीछे कुछ सामान भूल गया होगा। वो करीब 15-20 मिनट बाद लौटा। लौटने पर जब मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, कहाँ गए थे, तो वो धीमी आवाज में बोला, डोनेशन की रसीद कटवाने गया था। ये कहने के बाद वो कुछ देर तक खामोश हो गया। मैं भी। हम दोनों खामोशी की यमुना में जैसे बह रहे हों। फिर वो खामोशी तोड़ते हुए बोला, चले। हम दोनों उठे और सैर करते हुए होटल और फिर अपने कमरे में पहुंच गए। फ्रेश होकर मैंने पूछा, कॉफी पियोगे? ही सेड, बना लो। बाहर गैलरी में कॉफी पीते पीते मैंने उसको पूछा कि गुरुद्वारे में डोनेशन का ख्याल अचानक कैसे आया। मुझे पता था कि कुछ खास लाइटनिंग थॉट आई थी उस समय उसके माइंड में,
जब वो उस समय लंगर हॉल में वापस गया था। उसने कॉफी के 2-3 लंबे घूंट भरे और बोला, जगमोहन, तुम्हें मैंने कभी नहीं बताया, मेरा बचपन बहुत ट्रॉमेटिक गुजरा है। घर में मेरे बचपन के दौरान, ही सेड, सालों साल चली डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में, जब, ही सेड, वो अभी अपनी टीनेज में ही था, एक दिन तंग आकर घर से भागने का फैसला कर लिया था। वो बोला, उसे लगा कोई भी जिंदगी पिछले 10-12 साल की ट्रॉमेटिक जिंदगी से बुरी नहीं हो सकती। अगले दिन उसने बताया, वो कॉलेज तो गया पर उसने क्लासेस अटेंड नहीं की। वो अपने क्लोज फ्रेंड के साथ कैंटीन गया, बची खुची पॉकेट मनी में से आधी से मन भरकर नाश्ता किया। उसने अपने उस दोस्त से भी शेयर नहीं किया कि उसका इरादा क्या था। और फिर एक आधे घंटे बाद उससे ये कहकर कि आज उसका क्लासेस अटेंड करने का मन नहीं है, वो वहां से उठा, कॉलेज से निकला, ऑटो पकड़कर बस स्टैंड पहुंचा और दिल्ली की बस में बैठ गया बॉम्बे जाने के लिए। अपने बचपन और टीनेज में, ही सेड, उसने अनगिनत बार सुना पड़ा था कैसे कामयाब होने के लिए फ्रस्ट्रेटेड लोग अक्सर भागकर बॉम्बे चले जाते हैं। ये सब सुनकर मैं स्तब्ध था, शॉक्ड इन डिसबिलीफ। मुझे लगा वो गुरुद्वारे वाली डोनेशन की बात छेड़कर मैंने शायद उसकी कोई दुखती रग छेड़ दी थी। अपने उस दोस्त का, कुलीग का ये रूप मैंने कभी नहीं देखा था। शायद वो सालों से भीतर भरा बैठा था। उसने बाद में मुझसे ये एडमिट किया है कि उसने वो इंसिडेंट्स लाइफ में आज तक कभी किसी से शेयर नहीं किया था। वो बोलता रहा, मैं सुनता रहा, मैंने उसे रोका नहीं। ही सेड, उसके पास दिल्ली तक जाने के पैसे नहीं थे, बॉम्बे तो बड़ी दूर की बात थी, पर ही सेड ही वॉज डिटर्मिन्ड टू गो। उसने सोचा किसी तरह दिल्ली पहुंच जाऊं, बॉम्बे की ट्रेन में बिना टिकट चढ़ जाऊंगा। पर उसके पास सिर्फ अंबाला तक की टिकट के पैसे थे, तो उसने वहीं तक की टिकट ले ली। अंबाला पहुंचा और बस से उतर गया। तब तक उसे बहुत भूख लग चुकी थी। उसने सोचा किसी नजदीक के गुरुद्वारे में चला जाता हूं। उसने सुना था कि वहां खाना, लंगर मिल जाता है। उसने आसपास पता किया और वहां के एक प्रसिद्ध गुरुद्वारे में पहुंच गए। ही सेड, उसे याद है, वो शनिवार का दिन था, गुरुद्वारे में काफी संगत थी, कीर्तन चल रहा था। उसने जूते उतारे, हाथ धोए, फटाफट माथा टेका और सीधा लंगर हॉल पहुंच गया। और वहां, ही सेड, उसने पेट भरकर लंगर खाया। फिर वो मेन हॉल में जाकर बैठ गया जहां कीर्तन और कथा चल रही थी। ही सेड, उसके सामने अब सवाल था कि दिल्ली कैसे पहुंचे, पर वहां माहौल ऐसा था कि उसे लगा कि उसके पास ये सोचने का टाइम था। अब तक उसका मन कुछ शांत हो गया था। ही सेड, उसे लगा वो अपनी ट्रॉमेटिक लाइफ से दूर निकल आया है। फिर पता नहीं उसके मन में क्या आया, उसने डिसाइड किया कि वो उस रात के लिए वहीं रुक जाएगा, गुरुद्वारे की यात्रा सराय में, और रात को सोचेगा कि आगे क्या करे। 3-4 घंटे उसने वहीं बिताए, कुछ देर कीर्तन कथा सुनकर, और फिर कभी लंगर पकाने की सेवा करके, कभी जूता घर में, कभी जूठे बर्तन की सेवा करके। सूरज ढलते वो गुरुद्वारे के ऑफिस में गया और सराय का कमरा ले लिया। ई सेड, उस समय कोई ना आई कार्ड, आधार वगैरह पूछता था, ना कोई ज्यादा सवाल जवाब करता था, लोग विश्वास करते थे। उसने मुझे बताया कि उसने सेवादार को बोला था कि वो दिल्ली किसी काम से जा रहा था, कल सुबह आगे निकल जाएगा। वो कमरे में गया और पंखा चलाकर चारपाई पर लेट गया और काफी देर तक सुबह से जो जो हुआ उस सारे घटनाक्रम को याद करता रहा। फिर कुछ स्ट्रेस और कम हुआ तो दोबारा गुरुद्वारे में चला गया और रात के लंगर बनाने की सेवा में जुट गया। रात को फिर कीर्तन सुना, लंगर खाया और फिर वापस कमरे में जाकर सो गया। सुबह करीब 5 बजे गुरुद्वारे के लाउड स्पीकर पर धीमी धीमी मीठी आवाज में जपजी साहब का पाठ कानों में पड़ा तो उसकी नींद खुल गई। वो उठा, बाहर कॉमन बाथरूम में मुंह हाथ धोया। इस साइड उसके पास ब्रश, पेस्ट, तौलिया वगैरह तो थे नहीं, बदलने के लिए कपड़े भी नहीं थे, पर वहीं पड़े साबुन से उसने मुंह हाथ धोया और गुरुद्वारे में चला गया। सुबह का पाठ समाप्त होने पर बाहर आया, चाय के लंगर में चाय पी बिस्किट के साथ, और वहीं पास के छायादार बड़े पेड़ के चबूतरे पर बैठ गया।
रात की नींद, बीते कल की सेवा के बाद और कीर्तन पाठ सुनकर ईश्वर के उस घर में लगभग एक पूरा दिन बिताकर अब वो काफी रिलैक्स था। कई दिनों बाद उसे लगा कि वो कुछ लॉजिकली सोच सकता है। ही टोल्ड मी दैट ही फेल्ट दैट ही कुड थिंक स्ट्रेट आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। उसे अब तक लगना शुरू हो गया था कि कहीं उसने कोई गलत कदम तो नहीं उठा लिया। ये क्या कर रहा था, वो कहाँ जा रहा था अपने परिवार, शहर, दोस्तों, कॉलेज को छोड़कर? आगे कौन सी गारंटी थी? सोचते सोचते उसे लगा कि संघर्ष आगे भी था और पीछे भी, आगे ज्यादा था। पता नहीं क्या मन में आया, फ्रॉम वेयर ही गैदर्ड करेज कि देन एंड देयर अंडर दैट ट्री ही डिसाइडेड टू रिटर्न होम। उसने तय कर लिया कि वो घर लौट जाएगा। आधी मुश्किल जिंदगी के लिए पूरी जिंदगी नहीं दांव पर लगाएगा। जो संघर्ष बाकी है उसे फेस करेगा। पर अब सवाल ये था, ही सेड, कि वापस कैसे जाए? बस के पैसे तो थे नहीं अब उसके पास। और तभी उसके सामने एक ट्रक आकर रुका, गुरुद्वारा कैंपस में श्रद्धालुओं से भरा, जिसके सामने एक प्रिंटेड बैनर लटक रहा था तीर्थ यात्रा का। शायद उस ट्रक में आसपास के गांवों के लोग थे जो मिलकर अनंतपुर साहब, अमृतसर, कटरा, वैष्णो देवी जा रहे थे। जाने से पहले वो शायद उस गुरुद्वारे में माथा टेकने के लिए आए थे। माई कुलीग सेड, वो उस ट्रक ड्राइवर के पास गया और बोला, क्या मैं आपके साथ चल सकता हूँ? मुझे उसी तरफ जाना है, रास्ते में अपने घर के नजदीक उतर जाऊंगा। ट्रक ड्राइवर, जो उस ट्रक का ओनर भी था, बोला, क्यों नहीं, बैठ जाओ पीछे, पर पहले लंगर छक लो, खा लो, 1 घंटे में चलेंगे। ये सुनकर ही सेड ही वॉज इलेक्ट्रीफाइड। वहां से उठा, सीधा कमरे में गया, बैग उठाया, फिर लंगर हाल में गया, लंगर खाया, फिर गुरुद्वारे में गया, माथा टेका, अरदास यानी प्रार्थना की, धन्यवाद किया। उसे नहीं पता किस किस बात का, ही सेड, और संघर्ष करने और लाइफ में कभी हार ना मानने का ईश्वर को प्रॉमिस करके ट्रक में जाकर बैठ गया। मैं ये सब होटल की बालकोनी में वहीं बैठा चुपचाप सुन रहा था। थोड़ी देर खामोश रहकर अपनी आंखों को पोंछता हुआ वो मुझसे बोला, शाम तक मैं घर लौट आया, सब कुछ फेस करने के लिए, ईश्वर की उंगली पकड़कर। इसके बाद वहां हमारे बीच करीब पूरा 1 मिनट सन्नाटा रहा। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं बस उठा, मैंने उसे खड़े होने के लिए कहा, फिर उसे जोर से गले लगा लिया। कुछ देर बाद वो बोला, ग्रेजुएशन के बाद जब मेरी जॉब लगी, मेरी इनकम शुरू हुई, तो जब भी मैं कहीं किसी गुरुद्वारे, मंदिर, धार्मिक जगह जाता हूं, आई ट्राई टू डोनेट समथिंग, जो भी पॉसिबल हो, ताकि और कुछ हमारे समाज में रहे ना रहे, ये कॉन्सेप्ट्स, ये जगहें, ये कल्चर हमेशा रहना चाहिए, ताकि डिफिकल्टीज में, मुश्किल वक्त में, मेंटल इमोशनल क्राइसिस में किसी भी बच्चे, नौजवान या बड़े के लिए कोई ऐसी जगह हो जहां वो जा सके, जहां उसे ठहरने की जगह मिले, खाने को मिले, साइकोलॉजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल सहारा मिले, बिना किसी के द्वारा उसको जज किए, नफरत किए। ऐसी जगहें, मुझे याद है उसने कहा था, हमेशा बसती रहनी चाहिए, आबाद रहनी चाहिए, क्योंकि ही सेड, ऐसी जगहें एटलीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज और समाजों के पहले या आखिरी या मोस्ट इंपॉर्टेंट सोशल सिक्योरिटी नेट हैं। डेवलप्ड कंट्रीज में शायद और कुछ सोशल सिक्योरिटी सेफगार्ड्स हो ना हो, डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में तो ये सेवियर है, लाइक हैंड्स ऑफ गॉड। इतने साल बीत गए, आज भी जब भी किसी धार्मिक स्थल पर मैं जाता हूं, मुझे अपने उस कुलीग की याद आती है और उस शाम की, वहां हुई उस सारी बातचीत की। मेरे मन से बार बार ये दुआ निकलती है कि ऐसे स्थान और ऐसा कल्चर हमेशा जिंदा रहना चाहिए, फलता फूलता। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग सो पेशेंटली। गॉड ब्लेस यू।